बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कंप्यूटर फॉर क्लास 9 लेक्चर नंबर 23। स्टूडेंट, आज हम अपनी एक्सरसाइज को मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह। इससे पिछली वीडियोस के अंदर हमने समरी को दो वीडियो लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया था और कुछ एक्सरसाइज का आगाज़ किया था। आज ये एक्सरसाइज इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगी और इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 भी मुकम्मल हो जाएगा। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर इन योर ओन वर्ड्स। आपको याद है कि हमने पूरी हिस्ट्री को इन डिटेल 19A से लेकर 19F तक के वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस किया इन डिटेल, और फिर उसके बाद अभी हमने रिसेंटली समरी के अंदर बहुत शॉर्ट समरी डिस्कस की हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट की। तो आपसे वही दरख्वास्त है कि आप उन तमाम लेक्चर्स को बार बार देखें, सुनें, और ये हिस्ट्री जो तारीख़ है एक स्टोरी की शक्ल में है और आपको इसी स्टोरी को कहा जा रहा है अपने अल्फाज में लिखें। किस तरह से डार्क एज के अंदर जो है वो मैकेनिकल किस्म के कंप्यूटर्स थे, यानी कि उनको हिलाना जुलाना पड़ता था, और मिडिल एज के अंदर किस तरह से थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट भी उसके साथ अटैच हो गए। डार्क और मिडिल एज में क्या क्या इन्वेंशंस थी और वो मुख्तसरन आप बता सकते हैं कि वो कैसे काम कर रही थी। 1 से 2 सेंटेंस इनफ है, बहुत हैं। इसी तरीके से फिर मॉडर्न एज को 5 जनरेशन में स्प्लिट किया गया है। फर्स्ट जनरेशन क्या कर रही है, उसमें मेजर इनोवेशन क्या है, सेकंड में, थर्ड में। तो जो समरी के अंदर टू द पॉइंट मेंशन है, अगर आप उसी को अपने इस क्वेश्चन का हिस्सा बना लें, जवाब का हिस्सा बना लें, तो वो भी मोर देन इनफ हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो हमने समरी में रिकॉल भी किया और वीडियो लेक्चर्स में भी जाना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर बेसिकली द सेट ऑफ रूल्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जब बात होती है तो ये सेट ऑफ रूल्स हैं, सिंटेक्स है, ग्रामर है, जो कि हमें हेल्प करती है कि हम कंप्यूटर प्रोग्राम लिख सकें। द सेट ऑफ रूल्स विच आर डिजाइन टू राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ज़बान है ना, ज़बान का ताल्लुक तो रूल्स रेगुलेशन से ही होता है। आपने इंग्लिश लैंग्वेज सीखी, अरबिक सीखी, उर्दू आपकी अपनी ज़बान। इसी तरीके से कोई भी ज़बान जब कोई सीखने की कोशिश करेगा तो वो उसके रूल्स रेगुलेशंस को सीखता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिस तरह से दीगर ज़बानों में ये मामला है, ऐसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मामला भी यही है कि ये रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो कि हमें कम्युनिकेट करने के लिए, कंप्यूटर से बातचीत, कंप्यूटर से काम लेने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम लिखने में मददगार हो, ऐसी ज़बान को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है। इसके बाद फिर इसकी 3 टाइप्स हैं। आपने पढ़ा मशीन लैंग्वेज जो कि लो लेवल लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज जो कि नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या इंटरमीडिएट लैंग्वेज है। ठीक है। और इसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है। तो आप उनको थोड़ा थोड़ा जिक्र इसमें कर सकते हैं। Now question number 9, what is the difference between low level and high level languages? लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज का हमने कंपैरेटिवली चार्ट पढ़ा था। आप उस वीडियो लेक्चर से उसको एज इट इज़ जवाब के लिए अपने पास नोट कर सकते हैं। किस तरह से लो लेवल लैंग्वेज जो है वो डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है, उसको डिफ़िकल्ट टू राइट प्रोग्राम इन इट है, और डिफ़िकल्ट टू अप टू डेट है, वो कंसिस्ट ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस है। जबकि हाई लेवल लैंग्वेज इजी टू अंडरस्टैंड है, इट इज़ वेरी इजी टू राइट प्रोग्राम इन इट, इट यूजेस इंग्लिश लाइक वर्ड्स या कॉमन वर्ड्स लाइक गो टू, प्रिंट। ठीक है, इस तरह के वर्ड्स वो यूज़ करती है फॉर राइटिंग प्रोग्राम। ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेजेस, अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेजेस आर कॉल्ड एज सोर्स प्रोग्राम। लो लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहलाता है। Low level language program do not require any translation. High level language program required some sort of translation before execution because computer can understand only machine language. तो इस तरह के आपने जो कुछ आपने उधर कॉन्सेप्ट पढ़े रिलेटेड, वो आपने इधर कॉलम बना के लिखने हैं और मेमोराइज करने हैं। तो टेबुलेटेड फॉर्म में कॉलम वाइज आपसे डिस्कस हो चुके हैं। मज़ीद भी कोई अच्छे आपके जहन में कोई पॉइंट्स आए तो उसको ज़रूर इधर मेंशन करें। क्वेश्चन नंबर 10, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग: सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम,
मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। तो इसको हमने जितना प्रिसाइज शक्ल में किताब से पढ़ा वो काफ़ी है इन नोट्स के लिए, आप उधर से इन नोट्स को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपने देखा कि आपकी जो किताब में एक्सरसाइज दी हुई है ये क्वेश्चन सारे आपसे डिस्कस हो चुके। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको हमने अपने वीडियो लेक्चर में कवर ना किया हो। इसके अलावा स्टूडेंट, मैंने आपको जैसे बताया कि सिर्फ यही क्वेश्चंस मोर देन इनफ नहीं है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर कोशिश करेंगे कि बोर्ड के अंदर ट्रेंड क्या रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कौन सा सवाल कितनी कितनी दफ़ा पूछा जा चुका है, वो सब आपके सामने रखेंगे। और इधर ही मैं आपके सामने एक बात रख दूं कि अब आपकी जो कंप्यूटर की किताब है, इससे एक नई किताब जो है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस हो गई है और अभी वो प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल है या नहीं, और इस साल हुकूमत उसको अप्लाई करेगी या नहीं, क्योंकि लास्ट जो गवर्नमेंट का डिसीजन था वो यही था कि इस किताब के फर्स्ट 5 यूनिट्स क्लास 9 में और रिमेनिंग 3 यूनिट्स क्लास 10 में होंगे। ठीक है, जबकि अब जो मार्केट में नई किताब आपके आई है उसके अंदर 7 चैप्टर्स हैं और आपके 7 चैप्टर्स जो पुरानी किताब है उसके हवाले से सिर्फ 2 ही चैप्टर्स यूनिट नंबर 1 और 2 मौजूद हैं, जबकि रिमेनिंग 5 यूनिट्स जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो थोड़ा सा हम स्लो भी अब चलेंगे अपने वीडियो लेक्चर्स में, इस चीज़ को देखेंगे कि आया वो नई किताब जो है वो उसके हवाले से गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है। और हम कोशिश करेंगे कि हमने चैप्टर नंबर 1 एक बहुत बड़ा चैप्टर पढ़ लिया है, जो मौजूदा किताब इस वक्त हम जिसको कंसीडर कर रहे हैं तो उसका चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिया है। हमारे सिर्फ 4 ही यूनिट्स रह गए हैं क्लास 9 के वाले से। तो हम ऐसा भी करेंगे इंशाल्लाह कि जो नई किताब है उसको इन शॉर्ट थोड़ा डिस्कस करना शुरू करेंगे, क्योंकि आपका जो नई किताब का यूनिट नंबर 1 है तो 60-70% जो है आपने चैप्टर 1 जो पढ़ा उसके टॉपिक उसमें मैच कर रहा है। तो जो टॉपिक्स उसमें कुछ नए हैं उसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो आपकी पुरानी किताब का यूनिट नंबर 2 है उसके कुछ टॉपिक्स उसके अंदर मौजूद हैं यूनिट नंबर 1 में, हम उनको शुरू करेंगे। ऐसे टॉपिक्स को कवर करना शुरू करेंगे जो दोनों में कॉमन है, ताकि अगर नई वाली किताब खुदा न खास्ता अप्लाई नहीं होती तो भी हमारा लॉस ना हो, और अगर वो अप्लाई होती है तो हमारा फ़ायदा ही हो। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी होगी हमारी। आप बहरहाल इन क्वेश्चंस को ध्यान दीजिए। मज़ीद कोई भी टॉपिक हो, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो हमें समरी पे भी फोकस करना है और हर टॉपिक को अहमियत देनी है। अब जैसे इंटरनेट के डिसएडवांटेजेस तो एक्सरसाइज में पूछेगा, एडवांटेज नहीं पूछेगा, तो आपसे एडवांटेज पूछे जा सकते हैं, आपसे एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है, या व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, बिजनेस, वर्क प्लेस। ये सवाल एक्सरसाइज में नज़र नहीं आ रहा लेकिन आपकी यूनिट में शामिल है ये कॉन्सेप्ट, तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आपको दी हुई है एक्सरसाइज में, उसको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, ये बात जहन में रहे कि आपके बोर्ड के एग्जाम में अभी तक जो पैटर्न सामने है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आती हैं, उसके अंदर चूज द बेस्ट आंसर एमसीक्यूज आते हैं। लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स को हम इसी सेंस में डिस्कस करेंगे कि राइट आंसर क्या है, वो हमें अगर आता होगा तो अगर उससे मिलते जुलते कुछ आंसर्स अवेलेबल भी होंगे तो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहली ब्लैंक है, अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड, जी बताइए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बात बताई कि एनी प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड एज सोर्स प्रोग्राम। तो सोर्स प्रोग्राम इधर पहला आपका जवाब होगा, सोर्स प्रोग्राम। जबकि मशीन लैंग्वेज में या प्रोग्राम आफ्टर ट्रांसलेशन बिकम्स ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बन जाता है। पार्ट 2, डैश इज अ सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शंस यूज्ड टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर व्हाट टू डू। जी, सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, ये क्या होती हैं? ये प्रोग्राम होती हैं। अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शन यूज्ड टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर व्हाट टू डू। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शंस क्यों कहा गया है? क्योंकि हम जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर में फीड करते हैं वो आफ्टर ट्रांसलेशन या मशीन कोड में भी अगर होती है तो 0 और 1 की शक्ल में होती हैं, डेटा वोल्टेज पल्सेस। तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स होते हैं उसकी शक्ल में वो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। यही वजह है कि प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जो है वो फिजिकल नहीं है, टचेबल नहीं है, और उसको
देखा नहीं जा सकता यार, ठीक है। Part 3, Dash was the first computer that was the real beginning of computer as we know them today। तो जवाब तो आपकी तरफ से आने चाहिए जी। रियल बिगिनिंग कब से हुई थी? जी हाँ, चार्ल्स बेबेज के बेबेजेस डिफरेंस इंजन was the first computer that was the real beginning of computer as we know them today। और Dash is known as the father of computer। जी, चार्ल्स बेबेज is known as the father of computing। उसी की जो इन्वेंशन थी बेबेजेस डिफरेंस इंजन, गो के वो रियल इन फॉर्म में इन्वेंट नहीं हो सकी, ड्राइंग्स और मैप्स की शक्ल में रही, लेकिन जो उसके कॉन्सेप्ट से उस वो रियल बिगनिंग ऑफ कंप्यूटर की वजह बने, एंड दैट्स व्हाई चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड एज फादर ऑफ कंप्यूटर। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं द मेजर इन्वेंशन ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वॉज। तो आप फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के टॉपिक पे जाएंगे, आप वहाँ देखेंगे कुछ एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं, ENIAC, यूनिवैक 1, यूनिवैक 2 एंड सो ऑन। तो ENIAC आप बता सकते हैं मेजर इन्वेंशन ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज, ठीक है। ट्रांजिस्टर वर द मेजर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ट्रांजिस्टर किस जनरेशन का हिस्सा बने थे? जी हाँ, ट्रांजिस्टर जो है सबसे पहली जनरेशन के अंदर थी वैक्यूम ट्यूब, फिर उसके बाद क्या था स्टूडेंट बताइए? वैक्यूम ट्यूब को किसने रिप्लेस किया था? जी हाँ, ट्रांजिस्टर्स ने रिप्लेस किया था। तो ट्रांजिस्टर्स वर द मेजर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसी तरीके से डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड हैंड हेल्ड कंप्यूटर आर एग्जाम्पल्स ऑफ, जी ये पर्सनल कंप्यूटर्स कहलाएंगे, माइक्रो कंप्यूटर्स भी इनको कहा जा सकता है, ठीक है। और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के भी ये एग्जांपल्स हैं। तो स्टूडेंट आपके पास एमसीक्यूज के अंदर 3-4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से बेस्ट वन सेलेक्ट करना होता है। तो अगर मैंने आपको कहा कि माइक्रो कंप्यूटर्स, क्योंकि इनमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है इसलिए ये माइक्रो कंप्यूटर्स भी कहलाते हैं। पर्सनल कंप्यूटर इसलिए कहलाते हैं कि ये इंडिविजुअल्स, इनफरादी फर्द की नीड्स को पूरा करने के लिए बनाए गए थे। इसी तरीके से ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की मिसालें हैं। तो ये 3 जवाबात पॉसिबल हो सकते हैं। तो दिए हुए ऑप्शंस में से आपको देखना होगा क्या ऑप्शन बेस्ट फिट आ रहा है, उसको सिलेक्ट करना होगा। ऑल द आप स्लैश करके तीनों जवाबात लिख लीजिएगा, ताकि मतलब इसका जवाब ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है। 8th वन इज ऑल द फिजिकल इक्विपमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर टर्म्ड एज, जी फिजिकल इक्विपमेंट्स बताइए? जी हाँ, हार्डवेयर। नॉन फिजिकल इक्विपमेंट हो तो वो सॉफ्टवेयर है, फिजिकल इक्विपमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर टर्म्ड एज हार्डवेयर। स्लाइड रूल वाज इन्वेंटेड बाय, सिर्फ स्लाइड रूल ही नहीं, तमाम इन्वेंशंस के इन्वेंटर्स के नाम पता होने चाहिए। ये तो जस्ट फॉर एग्जांपल आपके सामने इधर लिखा है। तो स्लाइड रूल वाज इन्वेंटेड बाय विलियम ऑथर्ड, ठीक है। स्लाइड रूल वाज इन्वेंटेड बाय विलियम ऑथर्ड। ये आपने अपने पास जहन में रखना है कि जितनी भी इन्वेंशंस हैं उन सब के इन्वेंटर्स के नाम के साथ जो है आपने उनको मेमोराइज करना है। द लास्ट वन इज डैश जनरेशन इज कॉल्ड द जनरेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यस, 5th जनरेशन इज कॉल्ड एज द जनरेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इंशाल्लाह ताला स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम जो है वो न्यू बुक का भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे और ऐसे टॉपिक्स को सिलेक्ट करेंगे जो कि न्यू बुक एंड ओल्ड बुक दोनों में कॉमन है। जज़ाकल्लाहु खैर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।